अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान शहर बानो आवान। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे अडयाला जेल के बाहर जारी धरने की। तो नाज़रीन, अडयाला जेल में बानी पीटीआई से अहले खाना और वकला के तयशुदा मुलाकात के दिन रावलपिंडी की सूरत हाल एक बार फिर कशीदा हो गई है। पीटीआई कारकुनान के मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र शहर में दफ़ा 144 नाफिज कर रखी है। अहम मकामात पर वाटर कैनन तैनात कर दिए गए हैं और फैक्ट्री नाका समेत कई रास्ते जुज़वी तौर पर बंद कर दिए गए हैं। बानी पीटीआई की तीनों बहनें अलीमा खान, नौरीन खानम और उज़मा खानम मुलाकात के लिए रवाना हुई, मगर पुलिस ने उन्हें कारकुनान समेत फैक्ट्री नाका पर रोक लिया, जिसके बाद कारकुनान ने वहीं धरना दे दिया और नारेबाजी शुरू कर दी गई। आपको बताएंगे जबकि दूसरी जानिब बैरिस्टर गौहर अली भी वाहिगल नाके पर पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि फैमिली और वकला की मुलाकात अदालत का हुक्म है, मगर आज भी रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। उन्होंने वाजे किया कि मुल्क मजीद इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता और सियासत में इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। उनका कहना था कि अगर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से अहले खाना और वकला की मुलाकातें बहाल रहती तो हालात आज बेहतर हो चुके होते। अडयाला जेल में मौजूद कैदियों की मुलाकात का वक्त ख़त्म हो चुका। इस वक्त वहाँ ग्राउंड पर क्या सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। हमें ज्वाइन किया है असद अली अब्बासी ने, अडयाला जेल के बाहर मौजूद हैं, जबकि ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफीक भट्टी भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सदाकत, सबसे पहले आपकी जानिब आएंगे, बताइएगा अभी की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? क्या वहाँ पर मुजाहिरीन मौजूद हैं? आज मंगल के रोज बानी पीटीआई से उनकी फैमिली और वकला की मुलाकात का ये दिन मुकर्रर होता है, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुप्रीडेंट और जो पार्टी के रहनुमा थे इनके दरमियान ये तयशुदा प्लान था और उसके मुताबिक 2 रोज जो है वो मुलाकात के तय हुए थे। मंगल के रोज फैमिली की और वकला की मुलाकात, जबकि जुमेरात के रोज जो है उनके रफका की मुलाकात, दोस्तों से मुलाकात का दिन मुकर्रर किया गया था। आज मंगल के रोज जब बानी पीटीआई की तीनों बहनें अलीमा खान, नौरीन खानम और डॉक्टर उज़मा खानम जो है वो अडयाला जेल गोरखपुर की जानिब से जब वापस अडयाला जेल की तरफ जाने लगी, तो गोरखपुर का नाका जो था वहाँ से वो कारकुनान के हमरा पैदल जब फैक्ट्री नाका पर पहुंची तो पुलिस की भारी नफरी ने यहाँ से पहले ही नाका बंदी कर रखी थी और उनको आगे जाने से रोक दिया। जब तीनों बहनों को यहाँ पर रोका गया तो कारकुनान की काफ़ी बड़ी तादाद यहाँ पर उनके साथ मौजूद थी और बाद में कारकुनान की आमद का सिलसिला जो है वो जारी रहा और तमाम कारकुनान ने अलीमा खान समेत तीनों बहनों के साथ जो है यहाँ पर धरना दे दिया, जबकि सलमान अकरम राजा जो है वो भी इस वक्त फैक्ट्री नाका पर मौजूद है और मुलाकात का जो वक्त था 2 से लेके शाम 4 बजे तक का, वो मुलाकात का वक्त अब खत्म हो चुका है और किसी भी रहनुमा को यहाँ से आगे जाने की इजाज़त नहीं दी गई और ना ही किसी से मुलाकात हुई है। जबकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर दागल नाका पर जब वहाँ पर पहुंचे तो पुलिस ने उनको दागल नाका पर ही रोक लिया और उनको आगे जाने की इजाज़त नहीं दी। मुकर्ररा वक्त तक बैरिस्टर गौहर वहाँ पर इंतजार करते रहे मुलाकात का, लेकिन जब उनको मुलाकात की इजाज़त ना मिली और उसके बाद बैरिस्टर गौहर दागल नाका से वापस रवाना हो मालूम हुआ कि बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि अदालत की जानिब से मुलाकात का हुक्म दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद ये रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। तो अभी की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? क्या वहाँ पर लोग मौजूद हैं? जी, इस वक्त फैक्ट्री नाका पर जो है वो काफ़ी कसीर तादाद में जो पीटीआई के कारकुनान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और नारेबाजी कर रहे हैं, जबकि बानी पीटीआई की तीनों बहनें भी यहाँ पर धरना दिए बैठे। उनके साथ कुछ खवातीन जो हैं वो भी धरना देकर बैठी हुई हैं। सलमान अकरम राजा, सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और कारकुनान की काफ़ी बड़ी तादाद इस वक्त दागल नाका के बाहर मौजूद है। और रावलपिंडी में DC रावलपिंडी ने अमन अमान के खदशात के पेश नज़र दफ़ा 144 का निफाज भी कर रखा है कि अमन अमान की सूरत हाल अगर कोई बिगड़ती है तो फौरी तौर पर कानून हरकत में आएगा। जबकि हुकूमत की जानिब से भी गुज़िश्ता दिनों ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कही गई है कि अडयाला जेल के बाहर जिस तरह के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा की जा रही है, अगर किसी ने वहाँ पर गड़बड़ करने की कोशिश की और हालात को कशीदा करने की कोशिश की तो कानून जो है फौरी तौर पर हरकत में आएगा और उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। जी ठीक है, अरसलान आपकी जानिब आऊंगे, हमारे साथ ही रहेगा सदाकत। लाहौर की इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी, लाहौर में जो है यहाँ पे तो कोई बिल्कुल खामोशी थी, क्योंकि आज जो अरकान असम्बली थे जमात के तहरीक इंसाफ के, वो सारे के सारे उन्होंने बाइकआउट किया था इजलास का और वो सारे रावलपिंडी अडयाला की तरफ रवाना हुए थे। मोइन कुरैशी जो अपोजिशन लीडर हैं उन्होंने कहा था जी कि आज हम अपने लीडर से इज़हार यकजहती करेंगे, लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद अब ये देखिए कि जो पंजाब हुकूमत है
आज वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मोहतरमा उस्मा बुखारी जी, साहिबा पाबंदी लगाने की करारदाद जो सामने आई है उस हवाले से क्या कुछ हुआ अभी? जी जी बिल्कुल शहरबानो, मैं उधर ही आ रहा था कि उसमें पंजाब असेंबली में भी बातचीत इस पे हुई, और उसके बाद जो है ताहिर परवेज जो रुकन सूबाई असेंबली मुस्लिम लीग नून है, उन्होंने करारदाद पेश की और उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा गया कि किसी भी सियासी जमात का ताल्लुक जिस वर्दी कारकुन का हो, लेकिन उसको किसी सूरत किसी जो इदारे हैं रियासती उनके खिलाफ बात करने या उनके किसी शख्स के बारे में बात करने की इजाजत नहीं होगी। उनके खिलाफ कानून और आइन के मुताबिक जो सजा तजवीज़ है आइन के अंदर, उसके मुताबिक और कानूनी सजा उसको दी जाए। इस हवाले से बड़े वाज़ेह तौर पर उस करारदाद में कहा गया कि जो शख्स भी इसका मुर्तकब होगा उसकी किसी सूरत उसको माफी नहीं मिलनी चाहिए। इस हवाले से कुछ देर कबल जो है वो आज़मा बुखारी ने इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वज़ीर इत्तेहाद पंजाब ने, उनका भी यही कहना था कि आज हम करारदाद जो है वो हमारे रुकन कोई ना कोई पेश करेंगे। उन्होंने भी बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि बतौर सियासी कारकुन वो नहीं चाहती कि ऐसी किसी भी जमात पे सियासी जमात पे जो है वो पाबंदी लगे, लेकिन अगर वो मुल्क की सलामती और मुल्क की सिक्योरिटी के लिए बेहतर हुई तो इस पे वो गुरेज नहीं किया जाएगा। इस करारदाद के जरिए भी बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि जो कोई इस चीज का मुर्तकब होगा उसकी जान बख्शी नहीं होगी और कानून के मुताबिक कानून अपना रास्ता बनाएगा और खुद अपनाएगा। इस हवाले से करारदाद में जो ताहिर परवेज है, उन्होंने जब करारदाद पेश की तो उस वक्त जो है जाहिर है अपोजिशन तो थी नहीं, तो जो हुकूमती अरकान वहाँ पे मौजूद थे उन्होंने पूरी जोर शोर से इस करारदाद को पास किया और उसके बाद ये करारदाद जो है अब असेंबली की जो कार्रवाई है उसका हिस्सा बन गई है। तो इसमें ये भी है कि इसमें जो समझने वाली बात ये है कि करारदाद तो आई, लेकिन जो कानून और आइन के मुताबिक ये किसी भी रियासती इदारे किसी भी इसके खिलाफ कोई बात, गुज़िश्ता रोज सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगजेब ने भी इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने इंडिया दिया था कि ये न्यायालय में जो शख्स भी बैठा है वो पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, उसका वही बयानिया है जो बयानिया भारत के जो लोग हैं या भारतीय टीवी मुख्तलिफ चैनल जो है वो चला रहा है, पाकिस्तान दुश्मन मुखालिफ बयानिया चला रहा है और वही बात वो कर रहे हैं और वही बात जो है ये लोग जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कर रहे हैं। तो उस हवाले से आज करारदाद बाकायदा जो है वो पेश की गई जिसको भारी अक्सरियत से मंजूर भी कर लिया गया। जी शहरबानो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे सदाकत अली अब्बासी और ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान भट्टी, ये सारे मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन आगे बढ़ेंगे। IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की नई किस्त की मंजूरी दे दी है जिससे मईशत में कुछ इस्तेहकाम आया है। ताहम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान के नेशनल करप्शन पर बताएं कि सर्वे सामने आया है। 2025 ने एक बार फिर वाज़ेह किया है कि करप्शन का तासुर अभी भी गहरा है। अवाम, पुलिस, अदलिया और टेंडर पर जो है सबसे ज़्यादा बातें की जा रही हैं कि ये करप्शन यहाँ पर होती रही है, जबकि 59% अफराद सूबाई हुकूमतों पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए नजर आए हैं। सेहत के शोबे, सरकारी सर्विसेज और एहतसाबी इदारों में करप्शन अवामी शिकायत का बड़ा सबब है, जहाँ 78% लोग चाहते हैं कि नैब और FIA जैसे इदारों का भी एहतसाब हो। इससे वाज़ेह होता है कि निज़ाम में शफाफियत और एतमाद की कमी है और सिर्फ IMF के कर्ज या रिपोर्ट्स अवामी तासुर को बदलने के लिए काफ़ी नहीं है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि हम विफाक की मुश्किलात समझते हैं। सिंध ने इस साल रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा किया है। वज़ीर क्या गुफ्तगू की, आइए वो देखते हैं। कारोबारी तबका को, बिजनेस कम्युनिटी को, ये जो भी आपके टैक्स कंट्रीब्यूटिंग सिटीजन्स उनको वो इज्जत दे, यू विल गेट बेटर रिजल्ट्स। और हमने ये अब अमली तौर पे इसका एक क्वांटिटेटिव एग्जाम्पल मेरे पास है। रेवोल्यूशन हुआ और ये सारे सूबे के पास इख्तियार किया तो सबसे पहले सूबा सिंध ने इस पे काम किया और हमारा इसमें रेवेन्यू जनरेशन FPR का रिकॉर्ड से बेहतर है। तो एक तो वो डिसेंट्रलाइजेशन के हवाले से वाज़ेह सबूत है कि जब आप डिसेंट्रलाइज करते हैं तो उसका फ़ायदा, मगर उसमें से सिंध का परफॉर्मेंस बाकी सूबों के मुकाबले में बेहतर रहा है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं। हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मईशत हैं शहरियार भट्ट साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शहरियार साहब, IMF की नई किस्त की मंजूरी से पाकिस्तान की मईशत पर फौरी असरात नज़र आ रहे हैं आपको होते हुए, और दूसरा ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल सर्वे की रिपोर्ट सामने आई है, इससे सरमायाकारी में कोई बेहतरी आएगी? देखिए, सबसे पहले तो समझने की जरूरत है कि IMF का प्रोग्राम इस वक्त हमारी लाइफलाइन है। आपने देखा होगा, आज से 2 साल पहले अगर मैं आपको लेकर जाऊं, मई 2023 पाकिस्तान में डिफॉल्ट के खतरात मंडला रहे थे, ये IMF का प्रोग्राम ही था जिसने हमें रेस्क्यू किया
اور ہمارے جو دوست ممالک تھے وہ آمادہ ہوئے پاکستان میں دوبارہ سے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے، پاکستان کو دیٹ دینے کے لیے، جس کے باعث ہماری معیشت آہستہ آہستہ بہتر ہوئی، جس کے اشاریے مثبت طور پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، خاص طور پہ پاکستان اسٹاک مارکیٹ جو انڈیکس 40,000 انڈیکس پہ ٹریڈ کر رہا تھا، اور آج مارکیٹ نے ایک ریکارڈ کلوزنگ دی، 1,69,000 کے اوپر مارکیٹ کلوز ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سرمایہ کار سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا IMF پروگرام میں رہنا بے انتہا ضروری ہے، اور اسے ہمیں پاکستان کا پروگرام سمجھنا چاہیے، نہ کہ یہ ہمارا کوئی دشمنی کا پروگرام ہے۔ IMF کے پروگرام میں رہتے ہوئے ہم تبدیلیاں لے کر آئے، ہم IMF کے ایجنڈے پہ ہم چلے ہیں، جس کے تحت ہم نے دیکھا ہمارا روپیہ مستحکم ہوا، اور ہم اپنی معیشت میں بھی کوئی اصلاحات لا رہے ہیں، جس کے اثر آپ کو واضح طور پہ نظر آ رہا ہے۔ انٹرسٹ ریٹ گھٹ کے اب دوبارہ 12% کے سے بھی نیچے آ گیا، جس کے باعث ہم دیکھ رہے ہیں کہ کار سیلز انکریز ہوئی ہیں، سیمنٹ سیل دوبارہ سے مستحکم ہو رہی ہے۔ تو سرمایہ کار کافی جو ہے اس کو کلوزلی واچ کر رہے تھے، اور IMF کے ساتھ ہمیں نہ صرف $1.2 بلین EFF کے تھرو بھی ملے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بھی ہمیں پیمنٹس ملی ہیں، جو کہ ہماری معیشت کے لیے کافی مثبت ثابت ہوئی ہیں، اور آج پاکستان اسٹاک مارکیٹ نے بھی اس کو مثبت قرار دیا ہے۔ اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے جیسا ہمیں ایکسٹرنل فائنینسنگ گیپ کے حوالے سے مشکلات کا سامنا تھا، تو اب پاکستان نہ صرف بانڈ مارکیٹ میں دوبارہ سے انٹری لینے جا رہا ہے، پینڈا بانڈ آلریڈی ہم ایشو کرنے جا رہے ہیں، تو اوور آل یہ کافی مثبت اقدام ہے۔ ٹھیک، اچھا، صحت اور سرکاری سروسز کی کرپشن کو ختم کرنے کے لیے ہمیں کون سے ایسے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ نیب اور FI جیسے اداروں میں شفافیت نہ ہونے سے معیشت میں مزید کون کون سے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں حکومت کو آپ مشورہ دیں گے کہ فوری طور پر یہ اصلاحات لے کر آئیں تاکہ معیشت میں بہتری ہو؟ دیکھیے، اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو ریئل جو اپوزیشن کا کردار ہے وہ IMF ہی ادا کر رہی ہے۔ IMF نے جو پاکستان سے کڑی شرائط رکھی تھی کہ آپ نے جو کرپشن اینڈ ڈائگنوسٹک رپورٹ ہے اس کو پبلش کریں گے تو آپ کو نیکسٹ چانس ملے گی، اور اگر آپ وہ رپورٹ کا بغور جائزہ لیں گے تو اس میں واضح طور پہ کہا گیا کہ پاکستان میں کرپشن اپنی جڑیں کس حد تک مضبوط کر چکا ہے، ہر ادارے میں کس طرح سے پرابلمس ہیں، اور اگر پاکستان صرف اس رپورٹ کے اوپر ہی عمل شروع کر دے، اداروں کے جو سربراہ ہیں وہ غیر سیاسی طور پہ بھرتی کیے جائیں، ان کا سیاسی کوئی عمل دخل نہ ہو، اور جس طرح سے IMF چاہتے ہیں کہ جو گیٹ 16 سے اوپر کے جو جتنے بھی جو سرکاری بیوروکریسی میں افسران ہیں ان کے جو فیملی ممبرز ہیں اور ان کے جتنے بھی اثاثے ہیں وہ ظاہر کیے جائیں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی جو رپورٹس ہیں وہ مثبت طور پہ ہمیں شائع کرنی چاہیے، حکومت کو اپنا ڈیٹا کافی ٹرانسپیرنس کرنا چاہیے اور لوگوں کی دسترس میں ہونا چاہیے، ہم سمجھتے ہیں۔ جسی طرح ہمیں کرپشن اوور نائٹ ختم نہیں ہو سکتی پاکستان میں، اس کے لیے ہمیں جو ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ اقدامات لینے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، صوبائی حکومتوں کی مالی کارکردگی اور وفاقی حکومت کے ساتھ تعاون کتنا ضروری ہے معیشت کو بہتر کرنے کے لیے؟ دیکھیے، پاکستانی معیشت اسی وقت تک آگے بڑھ سکتی ہے جب چاروں صوبے مل کے وفاق کا ساتھ نبھائیں گے۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ خامیاں، نہ صرف یہ کہ ترمیم پاس ہوئی ہے، 26ویں آئینی ترمیم پاس ہوئی ہے، 27ویں ہے، لیکن NSC ایوارڈ کے لیے بہت زیادہ کوشچن اٹھائے جاتے ہیں۔ صوبوں کے پاس اس وقت زیادہ پیسہ ہے وفاق سے، وفاق صوبوں کو پیسے دے دیتے ہیں تو ان کے پاس کوئی پیسے بچتے نہیں ہیں۔ لا اینڈ آرڈر کے الگ سچویشن کنٹری میں بہت زیادہ خراب ہے، بھارت کے خطرات الگ منڈا رہے ہیں، افغانستان کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات بہت زیادہ کشیدہ ہیں۔ تو جب تک صوبے مل کے وفاق کے ساتھ کام نہیں کریں گے، ملک میں پولیٹیکل طور پہ استحکام نہیں آئے گا، اور جو سب سے بڑا جو دہشت گردی کے واقعات ہیں ان سے ہم نہیں نمٹیں گے، تو صوبوں کو مل کر وفاق کے ساتھ کام کرنا پڑے گا، جب ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے NSC ایوارڈ میں چینجز لانا بے انتہا ضروری ہے، اور جب تک ہم ایسا نہیں کر پائیں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ٹھیک، بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر معیشت شہریار بٹ، اور اس سارے معاملے پر گفتگو کر رہے تھے۔ ناظرین، آپ کو انگور ڈے کے حوالے سے بتائیں گے کہ پاکستان کی بحری تاریخ کا سنہرا باب 9 دسمبر 1971 کو آبدوز ہنگور نے بھارتی جنگی جہاز کو سمندر کی تہہ میں بھیج کر نہ صرف تاریخ رقم کی بلکہ خطے میں آبدوز جنگ کی نئی مثال قائم کی۔ یہ واقعہ پاکستان کی بحری بہادری، قربانی اور پیشہ ورانہ مہارت کا روشن ثبوت بھی ہے۔ پاک بحریہ اگلے سال پہلی چینی ساختہ انگور کلاس آبدوز حاصل کرنے جا رہا ہے، جس کا اعلان نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے کیا۔ 4 آبدوزیں چین میں اور 4 پاکستان میں تیار ہو رہی ہیں، جو نہ صرف خریداری بلکہ ٹیکنالوجی کی منتقلی اور ملک کی دفاعی صنعت کے لیے اہم کردار ادا کریں گی۔ جدید سینسرز، خاموش ٹیکنالوجی اور طویل رینج کی بدولت یہ آبدوزیں بحر ہند میں پاکستان کی بحری صلاحیت کو مزید مستحکم کریں گی۔ آپ اسی پر بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہمارے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہے ایڈمرل ریٹائرڈ احمد تسنیم صاحب۔ بہت شکریہ ایڈمرل ریٹائرڈ احمد تسنیم صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ 1971 کی جنگ میں آبدوز ہنگور کی کامیابی کا اگر ہم ذکر کریں، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آپ بھی اس کا حصہ رہ چکے ہیں، تو کتنی بڑی کامیابی تھی عالمی طور پر بحری حکمت عملی میں؟ کون کون سے اہمیت سامنے آئی اور کون کون سے ایسے کارنامے کیے گئے، اس کا ذکر ہم سننا چاہیں گے آپ سے۔
Thank you very much for having me on the show. देखिए, ये जो हंगोर ने 71 वॉर में किया ना, ये हंगोर ने अपने मुल्क के लिए किया, अपनी कौम के लिए किया, अपनी सर्विस के लिए किया और सब ने सर्विस के लिए किया। ये पहली सिंकिंग है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद किसी सबमरीन और खासकर ये कन्वेंशनल सबमरीन की टोर्पीडो से एक दूसरे वॉरशिप को डुबोना। सबसे पहले तो मैं अपने क्रू का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उनकी सपोर्ट के बगैर ये पॉसिबल नहीं था और उनकी लॉयल्टी के बगैर ये पॉसिबल नहीं था। छोटी सी समरी इसकी ये है कि इससे पहले 1971 में अगस्त में मैंने एक वॉर पेट्रोल कहते हैं वो किया था। बॉम्बे के बाहर जाके इंटरनेशनल वाटर में मैंने इंटेलिजेंस गैदरिंग की। ये इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि हम उनके सेंसस के सिग्नेचर ले लेते हैं, उनके हवाई जहाज जो हमें ढूंढ उनके ले लेते हैं, उनके सोलर के ले लेते हैं, और ये फिर जब मैंने एक्शन किया उसके बाद ये बहुत मेरे कामयाबी में इस बहुत पार्ट प्ले किया। ठीक। अब ये एक मैं हमेशा कहता हूं कि लक फेवर्स द ब्रेव हु टेक रिस्क। किस्मत जो है वो बहादुरी का और बहादुर का साथ देती है। तो ये समझ रहे थे इंडियंस के हम 100 मीटर्स के नीचे अटैक नहीं करेंगे, तो इस वास्ते वो ऑपरेट कर रहे थे 60 मीटर डेप्थ, लेकिन हमने चांस लिया और टुक रिस्क। हमने जाके उनको 60 मीटर पे अटैक किया और पहला टॉर्पीडो जब नहीं फटा तो फिर हमने दूसरा फायर किया उकरी के ऊपर, जो कि 2 मिनट के अंदर अंदर डूब गया और उनके 18 ऑफिसर और 178 सेलर उसमें मरे गए, शहीद होकर चले गए। इसके बाद जब मेरे पे डेप्थ चार्ज हुआ 3 दिन तक, तो मुझे बहुत मुश्किल था वहां से निकलना। सही। तो फिर मैंने एक अनकन्वेंशनल चीज की कि उनको पता था कि मैं कराची की तरफ आ रहा हूं और कराची मेरा वो मेन लाइन एडवांस उसको कहते हैं, वो तो फिर हर रोज मेरे ऊपर डेप्थ चार्ज पड़ रहे थे। 3 दिन तक 156 डेप्थ चार्जेस पड़े, नजदीक भी आए, मुराल है इधर। तो फिर हमने एक ऐसी चीज की जिसको वो एक्सपेक्ट नहीं करते। मैं वापस बॉम्बे चला गया। सही। वो मुझे नहीं एक्सपेक्ट करते थे। जैसे मैंने बॉम्बे वापस चुप करके चला गया तो वो कराची की तरफ जा रहे थे, तो हमारे दरमियान फासला बढ़ गया और इस तरह फिर वो कांटेक्ट से आउट हो गए और मैं ओमान की तरफ से इसको वापस पहुंच गया। तो मैं आज भी मैंने फंक्शन में कहा है कि मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं अपने क्रू का, अपने ऑफिसर्स का, जिनमें कई तो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। जैसे मेरे ऑफिसर्स थे बुहारी साहब, इलेक्ट्रिकल ऑफिसर थे कादरी साहब, मैकेनिकल ऑफिसर इंजीनियर थे पाशा साहब, फिर 7 ड्राइविंग ऑफिसर थे, चले गए। जो रह गए हैं जिनमें मेरे सेकंड इन कमान एडमिरल एयू खान आजकल बीमार हैं, तो हम उनकी सेहत के लिए दुआ कर रहे हैं। मेरे टॉर्पीडो ऑफिसर अभी तक जी माशाल्लाह ताहियात हैं, गुड सेहत है। वसीम साहब, मैं उनसे आज मिला था। तो ये हमारी छोटी सी कहानी है जो मैंने आपको बयान बिल्कुल कर ठीक। दी। इसमें थैंक यू। कोई शक नहीं है सर कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सिद्धासी मुनीर ने भी ये कहा है कि हंगूर का हमला आज भी दुश्मन के लिए एक सबक है और दुश्मन आज भी डरता है हंगूर के उस हमले से कि कितना खूबसूरत काम किया मुल्क के लिए, वतन के लिए। और हम देखते हैं कि हर महाज पर दिफाए वतन के लिए तैयार बैठे होते हैं हमारे जितने भी जवान हैं। अभी पाक बहरिया की जानिब से कुछ नई आबदोज़ें ख़रीदी जा रही हैं चाइना से, वो नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी, वो सारा मैंने बताया है। तो आप क्या समझते हैं ये जो नई आबदोज़ें ले रहे हैं पाकिस्तान की बहरी सलाहियत में किस हद तक इजाफा होगा? पहले तो मैं गवर्नमेंट का और नेवल लीडरशिप का शुक्रिया अदा करता हूँ
کہ नई जो सबमरीनें आ रही हैं उनका नाम भी उन्होंने हंगोर सीरीज रखा है। जी जी आई एम वेरी अंगोर ग्रेटफुल क्लास आप दो एक ऐसी डिसीजन है कि ये एक ट्रेडिशन को साथ लेके चलेगी। ये जो नई सबमरीनें है, और मैं एक और भी शुक्रिया अदा करता हूँ गवर्नमेंट का, नेवल लीडरशिप का, कि एक सबमरीन जो बन रही है 5वीं कराची शिपयार्ड में, उसका नाम उन्होंने तस्नीम रखा है। अब ये चीजें ट्रेडिशन होती हैं, इस ट्रेडिशन को फॉलो किया जाता है। ये हम सब जो प्रोग्राम कर रहे हैं ये ट्रेडिशन को फॉलो किया जाता है। तो मैं अभी गया था सबमरीन ट्रेनिंग सेंटर में, तो मुझे उन लोगों ने पूछा कि सर क्या कर सकते हैं हम, तो मैंने उनको हंस के कहा, मैंने कहा यार मैंने तो अगर एक छोटा जहाज कुकड़ी डुबोया है, तो अगर मैं यहाँ नहीं होता, नहीं हूं, अल्लाह ना करे जंग नहीं हो, अगर होती है तो आपने किसी उनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो मैंने नाम लेकर कहा, मैंने कहा उनका जहाज जो एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत है, आपने उसको जाके डुबोना है, उससे मेरी रूह को तकवीयत पहुंचेगी, एंड आई विल गेट सोलस इन माय एंड ब्लेसिंग आई थिंक इफ दिस हैपेंस। तो उन्होंने मुझसे वादा किया। ये एक सबमरीन टू सबमरीन एक बात होती है कि यार मेरे बात तुमने करना है तो उस जहाज को डुबो। हमने भी कोशिश की थी विक्रांत को डुबोने की, लेकिन विक्रांत आए ही नहीं। अभी आपने देखा ये जो मार्का हुआ है जी, मार्का हक मई में, अल्हम्दुलिल्लाह नेवी की डिप्लॉयमेंट अंडर वाटर, सरफेस, मरीन्स और एयर प्लेटफॉर्म इतनी अच्छी थी, इतनी प्रोफेशनल थी कि वो तो 300 नॉटिकल माइल से नीचे नहीं आए। तो फिर वी हैव अचीव्ड। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि हमारे जाने के बाद ये जो नए ऑफिसर्स हैं, नई सबमरीन हैं, इनके सेंसर बेटर हैं, इनके वेपन बेहतर हैं, मजीद बेहतर काम होगा, इनके क्रू बेटर ट्रेन ऑफ अस, एंड आई रियली एक्सपेक्ट दैट दे विल डू बेटर, एंड इफ द वॉर इज इम्पोज्ड ऑन देम they will reply by sinking their center of gravity, which is Vikrant, इंशाल्लाह। सर, क्या मौजूदा दिफाई टेक्नोलॉजी और तरबियत पाकिस्तान को समंदरी हदूद में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए काफ़ी है, या फिर आप जैसे अफसरान की ज़रूरत है हमें? नहीं, देखिए, शिप टू शिप, सबमरीन टू सबमरीन हम हिंदुस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन ये जो जज्बा है हमारा, ये हमें बहुत आगे ले जाता है। इसके साथ हम मुकाबला कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट के मदद से और उनकी फाइनेंशियल असिस्टेंस और फंड्स एलोकेशन से आज पाकिस्तान सबमरीन सरफेस प्लेटफॉर्म में बहुत एडवांस है। ओवर द होराइजन वेपन्स इनके पास हैं। इस तरह जो अब ये हांगुर सबमरीन आ जाएगी तो we will be most advanced diesel submarine in the region। जब डेफनी हांगुर पुरानी आई थी उस वक्त भी she was the most advanced in sensors। तो इंशाल्लाह ताला we will be most advanced in sensors in weapons। इंशाल्लाह। फर्क ये है कि हमारे जमाने में दुश्मन नजर आता था, टारगेट नजर आता था। अब रेंज और सेंसर्स बढ़ गए, टारगेट नजर नहीं आएगा, ओवर द होराइजन होगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई है ना, वो है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। आजकल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का दौर है जी, जिसमें आप अपने आप को इलेक्ट्रॉनिकली डिफेंड करते हैं और दूसरे को इलेक्ट्रॉनिकली पेनिट्रेट करके उसके ऊपर अपना जो हथियार वेपन है उसको पहुंचाते हैं। ये मैं सिंपल आपको बता रहा हूं जी। तो आजकल मैं फिर दोहराऊंगा कि जब मैंने नेवी ज्वाइन की तो हम कहते थे मैन बिहाइंड द गन। वो पुराना सेकंड वर्ल्ड वॉर, बड़ी बड़ी बंदूकें, तोपें, बड़े गोले, ये था। फिर 20-30 साल के बाद हो गया मैन बिहाइंड द कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर आ गया। अभी लास्ट 6 months और ये द कंक्लूजन इज कि ये ब्रेन बिहाइंड द कंप्यूटर है। बिल्कुल, आपका दिमाग आपके कंप्यूटर के पीछे होना चाहिए, और ये दिमाग है जो मॉडर्न वॉरफेयर विच इज बेस्ड ऑन साइबर वॉरफेयर एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ये आपको जो आगे लेके चलेगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है एडमिरल रिटायर्ड अहमद साहब और हंगूर डे के हवाले से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। थाईलैंड और कम्बोडिया की सरहद पर एक बार फिर खतरनाक सूरत हाल जन्म ले चुकी है। दोनों ममालिक के दरमियान फायरिंग, रॉकेट हमलों और फ़ज़ाई कार्रवाइयों ने इलाके को एक बार फिर जंग के दहाने पर खड़ा कर दिया है। ताज़ा झड़पों में मुतादिद फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी हुए, जबकि दोनों हुकूमतें एक दूसरे पर मुआहदों की खिलाफ वर्जी और सरहदी मंदिरों के कब्जे कोशिश का इल्ज़ाम लगा रही है। गुज़श्ता महीनों की खामोशी एक बार फिर शदीद कशीदगी में तब्दील हो चुकी है। सूरत हाल इस कदर संगीन हो गई है कि थाईलैंड में 35,000 से ज़ायद शहरी और कम्बोडिया में 21,000 अफराद अपने घरों से निकलकर आर्जी पनाहगाहों में मुंतकिल हो चुके हैं। स्कूल बंद है, कारोबार ठप हो चुके हैं और सरहदी कस्बे जो हैं वो मैदान जंग का मंजर पेश कर रहे हैं। थाईलैंड की ताकतवर फौज और कम्बोडिया की कमज़ोर दिफाई सलाहियत के दरमियान बढ़ती हुई अदम तवाज़ुन इस तनाज़े को मज़ीद ख़तरनाक बना रहा है, जिससे खित्ते में बड़े पैमाने पर इंसानी बहरान के इम्कानात जन्म दे रहे हैं। इस सारी कशीदगी का सबसे बड़ा खतरा इन हज़ारों गैर मुल्कियों पर है, जिनमें पाकिस्तानी शहरी भी शामिल हैं, जो सरहद के दोनों जानिब गैर कानूनी सरगर्मियों, स्मगलिंग नेटवर्क्स या मजदूरी के सिलसिले में वहाँ पर मौजूद हैं। जारी कार्रवाइयों और तेज़ी से बदलती हुई जंगी सूरत हाल के बायस उनका मुस्तकबिल क्या नज़र आता है, इस पर भी बात करेंगे। उनकी जान और माल शदीद ख़तरे में इस वक्त पड़ चुके हैं। खित्ते में बढ़ता तनाव ना सिर्फ थाईलैंड और कम्बोडिया बल्कि पूरे जनूब मशरक़ी एशिया के लिए नया बहरान बन चुका है। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया माहिर है बैनुल-अक़वामी अमूर की डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा साहिबा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर से वक्त देने के लिए। ये जो सूरत हाल हम देख रहे हैं थाईलैंड और कम्बोडिया की, ये झड़पें जो हैं, इनके बुनियादी असबाब क्या हैं और ख़ित्ते में ये कशीदगी जनूब मशरक़ी एशिया की सलामती पर किस हद तक असरअंदाज हो सकती है? आपके दोनों सवाल बहुत पर्टिनेंट हैं। इनके असबाब जानना भी ज़रूरी है और ख़ित्ते पे इसके क्या असरात होंगे ये भी हमारे लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्रूशल हैं। असबाब तो इसके वही हैं जो पूरे इस कॉलोनियल ख़ित्ते के रहे हैं। हमारी बदकिस्मती कि हम कॉलोनियल रिजीम्स के अंडर रहे हैं और कॉलोनाइज़र जब यहाँ से गए हैं तो वो फुटा रख के डिवाइड जो है वो करके गए हैं, बगैर एथनिसिटीज देखे हुए, बगैर लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड देखे हुए, बगैर लोगों का ये देखे हुए कि उनकी इंक्लाइनेशन क्या है। तो कम्बोडिया और थाईलैंड के दरमियान जो जब फ्रेंच वहां से गए तो वो भी एक ऐसा ही तनाज़ा छोड़ के चले गए कि जिसमें एक ऐसी जगह पे वो एक उसे बाउंड्री भी नहीं कहा जा सकता, वो आज तक भी इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, पर एक ऐसी जगह बीच में छोड़ गए जिसमें रिलीजियस साइट्स हैं और दोनों मुल्कों के लोग जो हैं उनकी आपस में वहाँ पे रिश्तेदारियां हैं, वो आते जाते हैं और वहाँ पे उनके मंदिर हैं, उनकी मजहबी उन्होंने रसूमात अदा करनी होती हैं। तो इनके दरमियान फिर एग्रीमेंट हुए कम्बोडिया और थाईलैंड के दरमियान कि इनको आने की इजाज़त दी जाएगी, यहाँ पे कोई बॉर्डर कंट्रोल नहीं है। तो वही फिर मई में हमने देखा कि इनके दरमियान झड़पें शुरू हो गई उसी जगह को लेकर। एक जो मुल्क है वो उसके वो फिलहाल कंट्रोल में है और दूसरा कहता है कि थाईलैंड कहता है कि उसको ये वापस चाहिए या ये मुतनाज़ा इलाके हैं। और दोनों की जो गवर्नमेंट्स हैं, कम्बोडिया तो बहुत रिसेंटली जो है वो मोनार्की से बाहर आया है, अभी उसकी बड़ी बहुत यंग जो है वहाँ पे वो एक नया हुकूमती निज़ाम जो है वो देख रहे हैं। 80s में तक वहाँ पे जो है वो शाही खानदान था। थाईलैंड जो है वहाँ पे एक मिक्सचर है मोनार्की का और दूसरी जो है पार्लियामेंट जो है उन्होंने बनाई हुई है। तो हुकूमतें भी बहुत स्टेबल नहीं है, रीजन का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं है। कम्बोडिया की तो इकोनॉमी का बहुत ही बुरा हाल है, कोई जरिया मुआश नहीं है। जो जोग्राफियाई हकीकत है वो ऐसी है कि लैंड बहुत टफ है, टेरेन बहुत टफ है, बहुत ना तो कल्टीवेशन के लिए वो फीजेबल है ना किसी और चीज के लिए, और उस पर ये लड़ाइयां भी। तो जब लड़ाई मई में स्टार्ट हुई थी तो उसका तो यही बात सामने आई थी कि थाईलैंड जो है उसकी जो रूलिंग पार्टी है उनमें फोन किसी ने स्टेट ऑफिस से किया है कम्बोडिया में, इनके दरमियान कुछ अच्छे ताल्लुकात बहाल होने की बात हो रही थी और उस कॉल को कम्बोडियन ने रिकॉर्ड करके ऑन एयर कर दिया, जिसमें थाईलैंड के जो हैं वो जो स्टेट के जो कोई रुकन है वो अपनी ही फौज के बारे में कोई बात कर रहे थे। तो उससे फिर अपने मुल्क के अंदर फौज और हुकूमत के दरमियान, सिविल गवर्नमेंट के दरमियान तनाज़ात के बढ़ने की बात हुई और ये उसने फिर जंग की सूरत ले ली। लेकिन जंग का बुनियादी मसला जो है वो जगह का ही है। और दरमियान में फिर मलेशिया ने बाद में उसके सालिसी कराई, दोनों को जंग बंदी उनकी करवाई, जिसका कि फिर ऑफ कोर्स ट्रंप ने फिर उसका जो है वो सेहरा भी लिया कि जी हमने मेरी वजह से ये जंग भी रुकी है। लेकिन वो इतनी शदीद नहीं थी। अब की झड़पें जो हैं वो बहुत शदीद हैं, उसमें एरियल बम्बार्डमेंट भी हो रही है और ऑफ कोर्स फिर उसके अंदर ये हो रहा है कि वहां पे रहने वाले जो शहरी हैं
ان کو بہت خطرہ ہے. اور وہ جو علاقہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں جو انڈر کویسچن ہے, وہ ٹیرین جو ہے وہ غیر قانونی ایکٹیویٹیز کے لیے ایک بہت بڑی جگہ ہے, کیونکہ وہاں پر جو لا انفورسمنٹ ہے وہ ویک ہے, کیونکہ وہ کسی ایک ٹیریٹری کے انڈر آتا نہیں ہے اور لوگوں کا آنا جانا دونوں ملکوں کے درمیان بہت فریلی ہوتا ہے فار دا پرپز آف پلگریمیج یا اپنے جو ہے وہ ریلیجیس پرپسز کے لیے, پلس ان کی آپس میں دوستیاں رشتہ داریاں اور سب کچھ بھی ہے. تو اس علاقے کے اندر بہت زیادہ جو ہیں وہ ایسے ایلیمنٹس موجود ہیں جو وہاں پہ ریفیوج لیتے ہیں. صحیح. تو ان کو وہاں سے ایویکیویٹ کرانا لیگلی تو ظاہر ہے وہ پکڑے جائیں گے تو وہ ان کے ہاتھ نہیں آنا چاہیں گے, یہ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے. وہ ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کریں گے اور بہت شدید ایریل بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے, تو اس میں پھر ان کی جانی نقصان کا بہت بڑا خدشہ ہے, کیونکہ نہ پکڑے جانے سے وہ اور جنگل کے اندر ڈیپ جائیں گے, اور بہت ڈینس فارسٹ ہے, بہت ہلی علاقہ ہے, تو اس میں پھر اس ویدر میں وہ اپنی زندگی کو بھی مشکل میں ڈالیں گے, اور آف کورس حکومت کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور پورے خطے میں آپ دیکھیں کہ اس کے اثرات یہ ہیں کہ پورا خطہ جو ہے اس کے اندر جہاں بھی چائنا جو ہے وہ اکنامک گروتھ کی بات کرنے کے لیے جاتا ہے, جو کہ اس نے ریسنٹلی تھائی لینڈ کے ساتھ بھی جو ہے وہ کیا ہے, تو وہاں پہ آپ کو یہ پھر ضرور نظر آ جاتا ہے کہ وہیں پہ ساتھ ساتھ پھر وہ بدقسمتی بھی چلی جاتی ہے, کیونکہ اکنامک گروتھ جو ہے وہ گلوبل ساؤتھ میں, خاص طور پہ ساؤتھ ایشیا کے اس براڈر ریجن کے اندر بالکل ٹھیک ہے. جس میں ڈاکٹر صاحب, پاکستانی شہری جو وہاں پر موجود ہیں غیر قانونی طریقے سے وہاں پر پہنچے ہوئے تھے, ان کا کیا سٹیٹس ہوگا؟ حکومتیں یا سفارت خانے کیا اقدامات کر سکتے ہیں ان کے لیے؟ دیکھیے ان کی تو سب سے پہلے ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے نا, کتنے لوگ ہیں اور کون کون ہے اور کس کس پاسپورٹ ہولڈر ہے. اگر تو وہ لیگل ہوں تو پھر تو حکومتوں کے پاس ان کا ڈیٹا آلریڈی موجود ہوتا ہے لیگل ہے نا وہاں پر, کہ کون کس ملک میں آیا ہوا ہے, اور باقاعدہ ان کے نمبرز وغیرہ سب کچھ پتہ چل جاتے ہیں. اب چونکہ یہ سارے بارڈر انلیگلی کراس کر کے گئے ہوئے ہیں, اور خاص طور پہ جن پاکستانیوں کی بات ہو رہی ہے وہ میانمار میں سے پہلے میانمار کے اندر تھے, پھر وہاں سے وہ تھائی لینڈ بھاگے, پھر تھائی لینڈ کی ملٹری نے ان پہ جو آپریشن کیا, جو سائبر کرائم وہ کر رہے تھے, اور وہ صرف پاکستانی نہیں ہے, بہت سی نیشنلٹیز ہیں, پورا نیکسس ہے یہ سائبر کرائمز کا. تو اس میں اب پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان کے سفارت خانے کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس کے کتنے لوگ ہیں, کیونکہ کوئی بھی وہاں پہ لیگلی نہیں ہے. وہ پہلے میانمار بھاگے, پھر وہاں سے تھائی لینڈ سے کمبوڈیا, اور وہ انلیگلی بارڈر کراسنگ کر رہے ہیں. لیکن آف کورس ایک بہت بڑا ہیومینیٹیرین کرائسس تو ہے, کیونکہ ان کو ٹرائل میں تک لانے کے لیے یا ان کو ان کے کرائمز کی سزا دینے کے لیے بھی بہرحال ان کا زندہ رکھنا جو ہے وہ تو ہماری پرائورٹی ہے. ہم خود بھی جج, جیوری, ایگزیکیوشنر تو نہیں بن سکتے, تو وہ سفارت خانے اس صورت میں تو کچھ نہیں کر سکتے کہ جی ہمارے بندے وہاں سے ایویکویٹ کریں, کیونکہ ہو سکتا ہے بندے خود ایویکویٹ ہونا ہی نہ چاہتے, کیونکہ ایویکویٹ ہونے کا مطلب ہے کہ پکڑے جانا. تو باقی یہ کیا جا سکتا ہے کہ پورا ریجن جو ہے, خاص طور پہ جو آسیان ہے, وہ اس جنگ کو دوبارہ سے روکنے کی کوشش کرے اور اس میں اپنا کردار ادا کرے, اور اس جنگ کی روٹ کاز کو کوئی کسی طریقے سے سمیٹنے کی کوشش کرے. اور روٹ کاز وہی ہے, آپ کشمیر دیکھ لیں, یونائٹڈ نیشنز میں ہزارہا دفعہ یہ مسئلہ بھی جا چکا ہوا ہے, اور آپ کو اس کی بارہا دفعہ آپ کو ریزولوشنز بھی سامنے آ جاتی ہیں, مگر نہ کوئی ان پہ عمل کرتا ہے, نہ کوئی کرواتا ہے. تو اس جنگ میں بھی ایک سائڈ پہ گلوبل ساؤتھ ہے اور ایک سائڈ پہ گلوبل نارتھ ہے, پیچھے سے فنڈنگ کہیں اور سے آ رہی ہے, اور دونوں ملکوں کو جو ہے شدید ان کے درمیان جو ہے وہ لڑائی کروا کے, اور دونوں کا جو ہے وہ بربادی وہاں پہ تباہی پھیلائی ہوئی ہے. لیکن جہاں تک انلیگل امیگرینٹس بالکل وہاں پہ ہیں, اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو لوگ وہاں پر انلیگل انلیگل موجود ہیں ان کے لیے کیا اقدامات کیے جاتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر شازیہ انور موجود تھی, سارے معاملے پہ گفتگو کری تھی. ایک اور اہم معاملہ ہے, اس پر آپ سے بات کریں گے. افسوسناک خبر ہے, ایبٹ آباد میں اغوا کے بعد قتل ہونے والی ڈاکٹر وردہ کیس نے پورے صوبے کو ہلا کر رکھ دیا ہے. THQ اسپتال سے لاپتہ ہونے والی ڈاکٹر وردہ کی لاش 4 دن بعد ملی, اور جنگل سے وہ لاش ملی. پولیس کے مطابق انہیں اسپتال کے باہر اغوا کیا گیا اور صرف 1 گھنٹے کے اندر قتل کر دیا گیا. اسی پر ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں, محمد فیضان. فیضان, بتائیے گا ابھی تک کیا ڈیٹیل سامنے آئی ہیں, کارروائی کی گئی ہے؟ بالکل, یہ ڈاکٹر وردہ اغوا کے بعد جو ہے انہیں بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا, جس کے بعد جو ہے ایبٹ آباد پولیس کی جانب سے تفتیش کا آغاز کیا گیا. تو جو مرکزی ملزمہ تھی, جو کہ ان کی سہیلی تھی, جس کے پاس ڈاکٹر وردہ نے 67 تولے اپنا سونا رکھوایا ہوا تھا, انہیں وہ لے کر گئی تھی ہاسپٹل سے, اور باہر پھر اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ انہیں اغوا کر لیا, اور پھر بے دردی سے قتل کر کے جو ہے وہ لاش جنگل میں پھینک دی تھی.
جب تحقیقات کے بعد جب گرفتاریاں ہوئی اور پھر نشاندہی پر لاش برآمد کی گئی تو جو ہے پھر پورے صوبے میں بالکل ایبٹ آباد سمیت پورے صوبے میں یہ خبر جو ہے وہ پھیلی، جس پر حکومتی سطح پر بھی ایکشن لیے گئے. اور آج جو ہے ابتدائی جو ان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے وہ بھی سنو نیوز نے حاصل کی ہے، جس کے مطابق ڈاکٹر وردہ کی جو موت ہے وہ گردن ٹوٹنے کے باعث ہوئی ہے، جنہیں جو ہے جس وقت ان کا گلا دبایا گیا فی الفور ان کی موت جو ہے واقعہ ہو چکی تھی. اب تک جو ہے اس کیس میں 3 جو نامزد ملزمان ہیں وہ گرفتار ہیں، اور جبکہ ایک مرکزی ملزم جو اس کا نام شمریز ہے وہ ابھی تاحال جو ہے فرار ہے. جی بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا فیضان. آگے بتائیں گے سرگودا کی تحصیل ساہیوال میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں کے خلاف پولیس کی کارروائیاں مسلسل جاری ہیں. بغیر لائسنس ڈرائیونگ کرنے والوں کے خلاف سخت چیکنگ اور جرمانے کیے جا رہے ہیں. تاہم دوسری جانب تحصیل ساہیوال میں قائم لائسنس کاؤنٹر طویل عرصے سے غیر فعال ہے، جس کے باعث شہریوں کو ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کے لیے سرگودا یا سلہ والی کا سفر کرنا پڑا. اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہمارے نمائندے شکیل خان سے. شکیل، اپڈیٹ کیجیے گا اس بارے. پنجاب بھر کی طرف سرگودا کی تحصیل ساہیوال میں بھی ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جو ہے جاری ہے. لائسنس نہ رکھنے والے اور ہیلمٹ نہ پہننے والوں کے خلاف جرمانے اور FIR درج کی جا رہی ہیں. جبکہ یہاں پر تحصیل ساہیوال میں لائسنس کاؤنٹر قائم تو کیا گیا تھا، لیکن وہ کافی عرصے سے غیر فعال پڑا ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے. میرے ساتھ شہری موجود ہیں، ان سے جانے کے وہ انتظامیہ سے کیا مطالبہ ہے. ہمیں لائسنس بنوانے کے لیے سرگودا اور شاہپور جانا پڑتا ہے، کیونکہ یہاں پہ جو خدمت سینٹر تھا وہ غیر فعال ہو چکا ہے. تو وہاں پہ پہلے مزید رش ہے، لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں تو ہماری باری نہیں آتی. انتظامیہ سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جو ساہیوال میں خدمت سینٹر ہے اس کو بحال کیا جائے تاکہ مشکلات سے بچا جا سکے. جی بالکل، جیسے کہ شہری کا یہی کہنا تھا کہ DSP ٹریفک سرگودا اور DPO سرگودا صاحب سے یہی مطالبہ ہے. جبکہ ہماری جب DSP سے بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ اس کا جو ہے نوٹس اعلی حکام کو دے دیا گیا ہے، جبکہ بہت جلد اس کو فعال کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے، ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ.